हाय एवरीवन। अभी मैं क्लास नाइन्थ का एक इस छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा आपके। तो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डिस्कवरी। तो जैसा कि आपको पता है कि सब कुछ जो भी मैटर यूनिवर्स में है, जो भी मैटर हमारे आसपास है, उसका जो सबसे अगर आप देखें तो जो सबसे छोटा यूनिट है, सब स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड एटम। तो ऐसा एक केमिस्ट्री में भी एक इवोल्यूशन होता है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ढूंढी जाती है कि पहले जब हमको किसी चीज़ की का रीज़न पता करना होता है, तो जब हम रीज़न के पीछे भागते हैं तो कुछ ना कुछ आंसर निकल के आता है। और पूरी साइंस इसी पे बेस्ड है, पूरी मानवता इसी पे बेस्ड है कि जो भी चीज़ें मिलती हैं ढूंढने से ना, वो इसीलिए मिलती हैं कि भाई अगर बिजली चमक रही है ना, बारिश हो रही है ना, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। जब रीज़न ढूंढने जाते हैं तो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो 1808 में डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको पोस्टुलेट्स दिया, जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समथिंग दैट इज इटसेल्फ प्रूफ्ड, प्रूफ आप नहीं कर सकते उसको। दैट इज समथिंग लाइक अ थियरी स्टेटमेंट ही हैज़ गिवन कि उन्होंने एटॉमिक थियरी क्या दिया कि जो सबसे छोटी यूनिट है मैटर की, दैट इज इंडिविजुअल, वी कैन नॉट डिवाइड इट। तो डाल्टन ने दिया था एटॉमिक थियरी। बट जब आप कोई थियरी देते हो तो वो चीज़ें हर चीज़ को एक्सप्लेन करनी चाहिए, वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए, ऐसा होना चाहिए, राइट। सो इफ़ योर थियरी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, वो थियरी एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, राइट। तो पहले आपने किस थॉट के बेस पे दिया, दैट डजेंट मैटर। जो आपने स्टेटमेंट दे दिया वो अगर सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर पाती है तो योर थियरी इज गुड। बट तो उन्होंने बोला कि एटम इज इंडिविजुअल और सबको मानना होगा कि एटम सबसे छोटी यूनिट है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। सबने कहा ठीक है सर। बट गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि अगर आपको बताएं तो डिटेल इसका हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, बट सम ग्लिम्सेस आई विल गिव यू। तो अगर डाल्टन ने कोई चीज़ दे दी तो जब हम जाके कहाँ पे रुके वो घटना बताता हूँ। जैसे आपको बताया था कि अगर आप कॉम्ब कंघी से अपना बाल ठीक करें और छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में रखें तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो वो अट्रैक्शन कहाँ से आया, वो ऐसा क्यों हो जाता है, इसका रीजन जब ढूंढना ढूंढना शुरू किया गया, राइट, तो पता चला कि ये जो कॉम्ब है वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसमें चार्जेस आ गए। और वो चार्जेज आ गए तो अपोजिट चार्ज जो पहले से थे उनको अट्रैक्ट करने लगा। अब ये चार्ज कहाँ से आया भाई, सबसे छोटा तो होता है एटम। तो एटम अगर निकलेगा तो पूरा पूरा निकलेगा, ये चार्ज कहाँ से आ गया, राइट। तो जब डिस्कवरी करी गई बाद में और पता लगाया गया तो पता चला कि एटम के अंदर से कुछ तो निकला है जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल हो गया और किसी में जाके चला गया तो उसमें वो चीज़ एक्सेस हो गई। तो एक अलग टाइप का चार्ज बन गया और दूसरा वाला जिसमें निकल के गया वो दूसरे टाइप का चार्ज बन गया। तो इतना तो पता चल गया कि एटम इज नॉट अ स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा यूनिट है, इसके अंदर भी कुछ है जो निकलता है और उसमें वही चीज़ वापस आती है। तो फिर वो क्या है, फिर उसका पता लगाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जे थॉमसन ने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किया, राइट। डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उस ट्यूब में दो प्लेट्स लगाई, आपकी बुक में दिया होगा। आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल बिकॉज हम वर्बली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दो प्लेट लगाया, दोनों प्लेट्स के दोनों सिरों को उन्होंने बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ा, राइट। सपोज करो लेफ्ट को उन्होंने जोड़ा निगेटिव से और राइट को जोड़ा पॉजिटिव से। तो वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज को हाई किया, उसके अंदर की गैसेस को निकाल दिया, गैसेस को काफी हद तक निकाल दिया। यानी कि द एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म्ड ऑन द टू पैरामीटर्स, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर इसलिए किया कि गैसेस निकल जाएंगी तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। कैसे होगा, आई विल एक्सप्लेन यू। दो प्लेट्स लगाए, वोल्टेज बढ़ाया, तो एक प्लेट यहां पे लगा है, एक प्लेट यहां पे लगा है, राइट। तो उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है।
बट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता गया, ही फेल्ट लाइक कि कुछ चीज यहां से निकल रही है और कुछ चीज जाके यहां टकरा रही है, बट कुछ तो है जो कंप्लीट कर रही है सर्किट को। तो वो देखना चाहते, तो फिर उन्होंने क्या किया कि ट्यूब की एक साइड को जिंक सल्फाइड से एक लेयर लगा दिया। जिंक सल्फाइड एक ऐसा लेप होता है कि जब भी कोई चीज उस पर टकराती है तो चिंगारी की तरह निकलता है। तो उससे ये हुआ कि इस प्लेट से कुछ निकल रहा है और कुछ जाके उस पर टकरा रहा है। तो ये पता चला कि भाई ये प्लेट भी तो किसी मैटर से बनी होगी। इस मैटर का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो एटम है। तो एटम तो निकल नहीं रहा है, जो मैटर है वो वहीं का वहीं है। उस एटम के अंदर से कुछ निकल रहा है, इधर टकरा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया कि इसके एटम इंडिविजुअल नहीं है, ये डिवाइड किया जा सकता है। इसके अंदर भी कुछ है जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया और बताया कि पहली बार उन्होंने बताया कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, इसको तोड़ा जा सकता है, इसके अंदर भी से एटम इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो चीज निकल के आ रही है एटम के अंदर से, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, जिसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उस पे चार्जेस होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी उस पार्टिकल की। उसके बाद गोल्डस्टीन उन्होंने क्या किया कि एक सिमिलर टाइप का एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि इस बार कुछ निकल रहा है, वो एनोड से निकल रहा है और एनोड से एक हैवी पार्टिकल निकला। और सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट था, हाई वोल्टेज लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब, 2 प्लेट्स लगाए। बट इस बार जो निकला वो एनोड से हैवी पार्टिकल निकला और जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन का। और प्रोटॉन इज नथिंग बट इज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो इस तरह से उन्होंने बनाया और फ्यूचर में उसके बाद आगे जाके उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिसको चैडविक ने किया 1932 में। और तो न्यूट्रॉन की खोज काफ़ी बाद में हुई। तो पहले अभी इतना पता चल गया था कि एटम जो बना है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना है। अब ये बन तो किसके अंदर क्या क्या है ये तो पता चल गया कि कुछ तो है, बट वो अरेंज कैसे है, वो एटम के अंदर कैसे अरेंज है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स आए जो कि एक्सप्लेन करना चाहते थे कि एक एटम के अंदर कैसे चीजें अरेंज हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया थॉमसन मॉडल, दो जिसको कहते हैं वाटरमेलन मॉडल या खीर मॉडल कह लो, जिसमें सबका कॉन्सेप्ट एक है। वाटरमेलन में जो लाल का एरिया होता है, जो रेड एरिया है, वो दैट इज समथिंग लाइक अ प्रोटॉन और ब्लैक ब्लैक एटम्स उसके अंदर सीड्स होते हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि एटम इज लाइक अ वाटरमेलन और जितनी भी रेड एरिया है वो दैट इज कॉल्ड अ प्रोटॉन एंड सीड्स आर embedded in as like a electron. तो he gave this model कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर ऐसे अरेंज होते हैं, राइट। उन्होंने पहला मॉडल दिया। बट जब कोई चीज मॉडल आती है और वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तभी हम आगे की चीजें ढूंढते हैं, राइट। तो ये चीजें काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जो आया था वो रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे अरेंज होते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो नया मॉडल आया। जब दूसरा वो मॉडल चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो तीसरा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कंप्लीट मानवता, कंप्लीट साइंस, आर्ट, एनीथिंग एनी नॉलेज इज द केम एज पर द इवोल्यूशन प्रोसेस। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बहुत ही पतली गोल्डन की फॉयल लिया और उसके ऊपर बम्बार्डिंग कराया किसका, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम का न्यूक्लियस होता है, उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जिसपे 2+ चार्ज होता है, ये आयन होता है, राइट। और रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। वो रेडियो एक्टिव क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप ये जानो कि हमको गोल्डन एक्सपेरिमेंट करने के लिए गोल्डन फॉयल चाहिए और फॉयल इतनी पतली होती है, उसको पीट के इतना पतला कर देते हैं कि आप ये समझो कि
एक एटम की लेयर बचती है बस। उसके सामने क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखते हैं, क्योंकि उसमें से लगातार अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं, और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल होता है, तो ये चारों तरफ रेडिएट करेगा। तो हमको चारों तरफ तो नहीं चाहिए, जिस साइड में हमारी गोल्डन फॉयल है उसी साइड में क्या करते हैं, लेड के यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देते हैं, ताकि सीधे निकले और बम्बार्डिंग इसी पे हो, इधर उधर ना हो। तो लेड क्या करता है, जो इधर उधर निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उसको सीधा क्रॉस कर गए, और सामने उन्होंने क्या लगा दिया, एक फॉयल के पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, ताकि पता चले कि आके टकरा रहे हैं क्या। और इधर भी लगा, चारों तरफ लगा दिया जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। तो पीछे काफी मात्रा में पार्टिकल्स जो निकलते थे जाके सीधे टकराते थे, और एक साइनिंग एक स्पार्क जैसा होता था। तो ये देखा कि मोर देन 90% जो थी वो सीधे निकल गई, और बहुत कम जो थी वो डाइवर्ट हो गई, डाइवर्ट होके दूसरे साइड चली गई। और वेरी वेरी मतलब अगर मैं कहूं तो 1000 में कोई एक ऐसा था जो सीधा गया और टकरा के सीधा वापस आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, कि एटम मोर देन 90% खाली है, एकदम खाली है, क्योंकि तभी तो सारे पार्टिकल्स निकल गए। दूसरा कि बीच में कुछ तो है जो बहुत डेंस है, और जो सीधा टकराया वो सीधा वापस आ गया। और तीसरा कि कुछ हल्का सा डाइवर्ट क्यों हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल जा रहा है ये तो पॉजिटिव नेचर का है, और इसको डाइवर्ट वही करेगा जो अंदर भी कुछ हो पॉजिटिव। तो ये पता चला कि उसके अंदर कुछ बहुत डेंस है, जिसने सीधा वापस किया उसने ये रिप्रेजेंट किया कि अंदर बहुत डेंस है, और किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रिपेल कर सकता है। अदरवाइज इफ it is negative, so it could have attracted this ray, but a positive, मतलब न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव एटम अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल किया। तो इससे तीन चीजें निकल के आई कि पहला, एटम बहुत ज्यादा खाली है, दूसरा, बीच में कुछ है जो बहुत डेंस है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया, और तीसरा, वो न्यूक्लियस बहुत पॉजिटिव नेचर का है। राइट? तो ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चला। नाउ उन्होंने ये बताया कि इसको उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, और सबने मान लिया कि ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। स्फेरिकल है, बीच में जो डेंस एरिया वो पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। बट जैसे ही ये चीजें आगे बढ़ी तो पता चला कि अगर कोई भी चीज किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी, वो एक्सीलरेट होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब एक्सीलरेट होगी तो एनर्जी लॉस करेगी, और ऐसा टाइम आएगा कि वो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगी और एटम समाप्त हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। बट तो रदरफोर्ड का मॉडल ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि भाई बात तो सही है, अगर चक्कर लगाते लगाते कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो ऐसा क्या रीजन है कि वो चक्कर तो लगा रहा है बट एनर्जी उसकी खत्म नहीं हो रही है और वो कभी उसमें गिर नहीं रहा है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल आया जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड था, जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक मॉडल्स की जो कमियां थी, दूसरा बंदा आया, उसकी अच्छाइयों को लिया, जहां तक वो मॉडल सही था उसको लिया और उसकी कमियों पे काम करना शुरू किया और इसको एक्सप्लेन करके अपना नया मॉडल दे दिया अपने नाम से। तो रदरफोर्ड भाई साहब ये नहीं बता पा रहे थे कि एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा उसमें गिर जाएगा। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि भाई गिरता तो है नहीं, अगर होता तो सारी चीजें खत्म हो जाती, बट ऐसा होता नहीं है। तो उसको ओवरकम करने के लिए बोहर मॉडल आया, बोर मॉडल ही केम एज अ वेरी वेरी इनोवेटिव आइडियाज। ही सेड दैट कि जितना उन्होंने बताया है रदरफोर्ड ने एब्सोल्युटली करेक्ट, न्यूक्लियस के बारे में जो बोला है एकदम सही बताया, एकदम सही बताया
कि न्यूक्लियस का लोकेशन कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियस का नेचर कैसा होना चाहिए, वो बीच में ही होता है, सब कुछ अच्छा बताया। बट उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाता है कि उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती और वो नहीं गिरता। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रैंडमली नहीं घूमता, वहां पे एक डिस्क्रीट ऑर्बिट होती है। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिसका एनर्जी लेवल फिक्स होता है। और हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिट्स होते हैं, और उन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ना कि जहां तहां घूमते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है तो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता, एनर्जी रेडिएट नहीं होती, और वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता। ऐसा बोर मॉडल ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाली ऑर्बिट होती है, अच्छा, सब ऑर्बिट का उन्होंने नाम दिया, जैसे KLMNO, ऐसे जो सबसे पास न्यूक्लियस के ऑर्बिट होगी उसका एनर्जी सबसे कम होगा, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे सारी ऑर्बिट्स की एनर्जी हाई होगी, मतलब उन ऑर्बिट्स में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसा उन्होंने बताया।